अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो चले आइए आज अपने के नावल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक शॉर्ट नावल है और इसका नाम है हाय हाय वजूदो पशेमा। हिज्र की आग में सुलगो तो बुरा लगता है, तुम मेरी दीद को तरसो तो बुरा लगता है। एक तमन्ना है फ़कत मुझ पे मेहरबान रहो, तुम किसी और को देखो तो बुरा लगता है। पिछले 2 घंटे से वो किचन में घुसी हाथापाई में मसरूफ़ थी। खाना पकाने से तो उसकी यूं भी जान जाती थी, और उस पर मुस्तज़ाद सर पर खड़ी ताई जान। प्याज बारीक और लच्छेदार होनी चाहिए, दही ठीक से बलोया नहीं किया, फुल्कियाँ खस्ता और नफीस किसी भी तौर भी नहीं, आटे का पेड़ा मोटा क्यों कर लिया, दाल में बघार के अगली सदी में लगेगा, ध्यान से बिरयानी के चावल है, खचड़ा नहीं बन जाए। हक हाँ मासूम जान, और इतना जबर। बीए के पेपर ख़त्म होना उसके लिए इंतहाई मसाइब का बायस बना। ऊपर से शदीद गर्मी और हब्स ने दिमागी टेंशन में इजाफ़ा किया तो उसका दिमाग ही माउफ हो गया। बार बार दुपट्टा शानों से फिसल कर शेख और दोनों पर गिरता, और बाल लटक कर चेहरे के साथ साथ खाना भी बर्बाद करने पर मुसिर थे। ताई ने तीन चार बार उसके बाल पीछे हटाकर उसमें कैचर लगाया, मगर बेसुध। शानों से ऊपर तक कटे बाल गालों के सिवा कहीं और टिकने को पसंद ही न फरमा रहे थे। ऐसे में तंग आकर उन्होंने उसे किचन से बाहर जाने का हुक्म दे डाला। सब जानती हूँ कि ताईजान जी सब क्यों कर रही हैं। वो सर झटकती किचन से बाहर आई, जब सामने से आते युषा आफाक महर से टकरा गई। आउच! सर उठा के ऊपर देखा तो गोया हल्क तक कड़वा हो गया, जहर भर गया। स्याह ओवरकोट में सूटेड बूटेड, हाथ में लैपटॉप उठाए वो शायद अभी ऑफिस से वापस आया था। ईशा फुरकान महर, भला इस शख्स को कैसे भूल सकती थी। यही आदमी तो उसे हमेशा इतने जोखिम उठवाने का बाइस बनता था। ताईजान की उसको सुगड़ बनाने की इकलौती वजह यही शख्स तो था। उनका इकलौता लिखते जिगर ईशा आफाक महर। खैरियत, ये आज तुम किस तरह किचन में जा घुसी हो। तो सरतपा उसका जायजा लेकर बोला। अल्फाज खूब काटदार थे, वह तप कर रह गई। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, तुम्हारी खातिर तो बिल्कुल भी नहीं, वो कहकर आगे बढ़ गई। तो फिर क्या सोचा तुमने युषा बेटा। वो शाम में एक्सरसाइज के लिए तैयारी करके नीचे आया, जब आलिया फाक महर ने मौका पाते ही उसे पास बुलाया। किस बारे में अम्मी जान। वो कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोला। अपनी शादी के मुतालिक बेटा जानी। वो होले से मुस्करा दिया। ये अपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट तो मैं आपके हवाले ये तो डिपार्टमेंट तो आपके हवाले है ना। अब जब चाहें जो फैसला करें मुझे कबूल होगा। आलिया महर मुस्करा दी। ये तो तुम्हारी अतात शारी है बेटा, वगरना तो तुम जानते हो कि तुम्हारी शादी से मुतल्लिका फैसला बचपन ही से तुम्हारे दादा हजूर तय कर चुके हैं। तुम्हारी निस्बत ईशा से कम उम्री में तय हो गई थी, और कायदो ज़बात के तहत हमें अब हर सूरत इसे ही बहू और तुम्हारी शरीक हयात का दर्जा देना है पड़ेगा। वो बगौर उसका चेहरा जांच रही थी, जहां खामोशी और संजीदगी थी। बेटा, हम सबका ये मानना है कि बचपन में किए गए फैसले बच्चों की ज़िंदगी पर मुस्बत कम और मनफी असरात ज़्यादा मुरतब करते हैं। मौजूदा दौर में ऐसी फसूदा रवायात को नाकाम करार दिया जा चुका है। दीन और शरीयत भी लड़का लड़की को उनकी मर्ज़ी का साथी चुनने की इजाज़त देती है। ऐसे में अपने फैसले औलाद पर थोपना समझदारी नहीं कहलाता। वो न जाने क्या कहना चाह रही थी युषा महर बगौर उनका चेहरा देख रहा था, जहाँ आज से पहले कभी इतनी संजीदगी उसे नज़र ना आई थी। बेटा, ईशा का ग्रेजुएशन भी हो चुका है, और तुम्हारे अब्बू और चाचू जान इससे आगे उसे पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। ना ही तुम्हारी चाची इसके लिए रजामंद है। सब घर वालों का मुश्तरका फैसला है कि उसे ब्याहने के मुतल्लिक ही है। और एक बार फिर युषा के तासुरात भाप रही थी, जो अभी भी खामोश था। तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। उन्होंने अब बाकायदगी से सवाल किया। मेरे ख्याल में आपको वही करना चाहिए जो आपको युषा के हक़ में बेहतर लगे। वो इस घर की बेटी है, सबको मिलकर उसके मुतालिक दुरुस्त फ़ैसला लेना चाहिए। और बेटा, अगर ये दुरुस्त फ़ैसला तुम्हारी ज़ात से मुताल्लिक हो, तब तुम्हारी रज़ा क्या होगी। वो असल मुद्दे की तरफ आई। दरअसल बेटा, हम सब चाहते हैं कि हम तुम्हारे जन्नत वकील दादा हजूर के फ़ैसले को अवलियत देते हुए तुम दोनों की शादी। वो रुक कर उसका चेहरा देखने लगी, जब वो सर उठाकर बोला। मैं आपसे कह चुका हूँ अम्मी, हुज़ूर, मुझे आपके किसी फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं। आप लोगों का हुक्म सर आँखों पर, मगर बेहतर है कि आप एक बार ईशा से भी पूछ लें।
वो क्या चाहती है? आलिया महर का चेहरा खिल उठा। ईशा का मसला नहीं, असल परेशानी तुम्हारी ही तरफ से थी जो हल होगी। तुम बताओ, क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो अपने सवाल पर रमात आती। पीयूषा के चेहरे पर खफ़्त के आसार देखकर बात बदल कर बोली, मतलब बेटा उसकी आदतें, मूड, मिजाज, रहन सहन, पहनावा कैसा लगता है आपको? यूशा की निगाहों में बेख्तियार उसके गर्दन से ऊपर तक कटे हुए बाल लहराए थे। तभी वो गहरा सांस लेकर रह गया। आलिया महर शर्मिंदा सी हुई, फिर तसल्ली की खातिर बोल पड़ी, आप परेशान ना हो बेटे, सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर उसको ठीक कर लेंगे। उठ खड़ी हुई, क्या क्या ठीक करेंगे आप लोग? तहजीब व सलीका, सुगड़पन व तमानियत, अहलियत, हर चीज़ की तो उसमें कमी है। चाय के बर्तन किचन में ले जाते हुए युश्वा महर के ये वो अल्फाज थे जो आलिया महर के कानों में पड़े। नतीजतन उन्होंने ईशा को बदलने का तहैया कर लिया। ईशा ने मैथ्स की कॉपी इमरान उर्फ ठरकी के सर पर दे मारी थी। गज़ब खुदा का, इतना नालायक बच्चा ठीक से जमा तफरीक भी नहीं कर पाता। क्या करते हो तुम स्कूल जाके? मुस्तकिल घर क्यों नहीं बैठ जाते? काहे को माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हो? वो शदीद गुस्से में थी। और ख़बरदार जो आज के बाद यहाँ बैठकर वेदा को यूँ घूरा तो। उसने अपनी दूसरी स्टूडेंट की तरफ इशारा किया। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो, मत भूलो 7वीं जमात में ये तुम्हारा दूसरा साल है। अब के फेल हुए तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। वो ट्यूशन में आने वाले बच्चों की यूं ही ठिकाई करती। बच्चों का पढ़ाना उसे किसी अजाब से कम न लगता। न जाने क्या देखकर मोहल्ले की ख़वातीन बच्चे उसके पास भेजती थी। उसे तो इस काम से रत्ती भर भी रग़बत ना थी, मगर हर महीने मिल जाने वाली रकम से सूट खरीदने के लालच में वो ये दरअसल मोल ले रखा था। बाजी, मेरी मम्मा कहती है आप भी मोबाइल का पीछा छोड़कर मुझे पढ़ाना शुरू कर दें, पेपर करीब है। अब के फेल हुआ तो मम्मा आपसे ज़रूर पूछगछ करेंगी। ठरकी भी अपने नाम का एक था। जवाबन ईशा ने उसकी कमर में एक जोरदार थपकी दी। बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी, मिजाज ठिकाने लगाने पड़ेंगे तुम्हारे। निकालो साइंस की बुक और कल जो टेस्ट याद करने का को दिया था लिखो बैठ के। तुम्हारे तो कसबल निकालूंगी मैं ठीक से। ठरकी जानता था कि अब उसकी खैर नहीं, आज तो बाजी उसके ढीले स्क्रू टाइट करके ही दम लेंगी। उसने बाजी की दुखती रग पर जो हाथ रख दिया था। ईशा मसरूफ थी कि जब ही सायरा की कॉल आई, फिर हस्बे मारूबूल उसने सारा वक्त मोबाइल पर सर्फ कर दिया। यार कसम से मेरी तो जान पे बन आई है, सब पीछे पड़े हैं। मुझे तो लगता है इम्तिहान के नतीजे में से पहले ही मुझे इस नक चढ़े के पल्ले बांध देंगे, जिसके मिजाज यूं भी हम वक्त आसमान पर रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन के मारे कुछ भी नहीं हो पाता सवाए खाना खाने के। ये लुकमा सारा ने दूसरी तरफ से दिया तो ईशा ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर गई। तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है तुम्हारी आदिल के साथ? बस यार क्या बताऊँ, बहुत खुश हूँ। आदिल इतने अच्छे हैं कि हद नहीं। मेरी ऐसी कोई कोई ख्वाहिश नहीं जो बिना कहे पूरी ना करें। हम वक्त अपनी आंखों के सामने रखना पसंद करते हैं और छोटी छोटी बातों पर गोया तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। हज़ारों तोहफे तो मुझ पर निछावर कर चुके हैं। सच यार, मैं तो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़के तसव्वुर करती हूँ। खुदा से दुआ है कि मेरी खुशियों को कभी नज़र ना लगे। आमीन। ईशा ने भी तहे दिल से आमीन कहा। सारा उसकी दोस्त थी। फर्स्ट ईयर के दौरान उससे मुलाकात हुई थी, तभी सारा ने खुद आगे बढ़कर उसे दोस्ती की ऑफ़र की थी। उसने बिना सोचे समझे कबूल भी कर ली। सारा एक खुश और कदरे बोल्ड लड़की थी। स्कूल के ज़माने ही में उसके अपने क्लास वालों से दोस्ती थी, जो बाद में बादशाह मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहते थे, जबकि दोनों ही अपनी एतराफ़ में किसी के साथ मसरूफ़ थे, मगर इस बात को नज़रअंदाज करके दोनों ने अपने ख़ानदान से गोया जंग करके एक दूसरे को पा लिया। और बीए फाइनल ईयर के दौरान ही दोनों के ख़ानदानों ने उनकी शादी कर दी। तभी सायरा ने बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी ना दिए थे और आजकल वो दोनों हनीमून के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ के विज़िट पर थे। सारा बहुत खुश थी और मोहब्बत की शादी को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला करार दे रही थी। यही बात ईशा के मासूम ज़हन को मुतासिर कर रही थी। सुल्तान अली महर के दो बेटे थे, आफाक अली महर और फुरकान अली महर। सुल्तान अली महर खुद औलाद की अपने वालिद की इकलौती औलाद थे। आफाक और फुरकान अभी कम उम्र ही थे जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। तभी सुल्तान अली महर अपने दोनों बेटों को गाँव से शहर ले आए। इस ज़मन में उन्होंने अपनी गाँव की तमाम ज़मीनों जायदाद बेच डाली। फिर खुद ही अपने बेटों की परवरिश बहैसियत माँ बाप के की। ये इनकी तरबियत का ही असर था कि उनके दोनों बेटे नहायत फर्माबरदार थे। फिर जब दोनों बेटे आला तालीम के बाद अपने ज़ाती बिज़नेस में एस्टेब्लिश हो गए तो उन्होंने अपने अपने दूर की एक रिश्तेदार की दोनों बेटियों को अपनी बहुएँ बनाने का कसद किया। आफाक और फरगान को भला क्या एतराज़ था? नतीजतन आलिया आफाक महर और रिज़वाना आफाक महर उनके आंगन में बतौर रहमत पहुँची। उनके आने से घर भर महक सा गया। इस बड़े से घर के दरो दीवार जो औरत की आवाज़ से महरूम थे, अब चहकने लगे। दोनों बहनों ने मिलकर इस घर को गोया जन्नत का रूप दे दिया। सुल्तान महर अपनी किस्मत पर रश्क करते ना थकते।
वो बहुत खुश थे। तभी उनके यहाँ पहले पोते युशा अफाक महर की विलादत हुई। उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो काफ़ी अरसे तक दिल के आर्जे में मुब्तला थे। अब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी थी। बावजूद इसके कि वो सारा वक्त युशा के साथ गुजारते। युशा जब 4 साल का हुआ तो फुरकान महर के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम सुल्तान महर ने ईशा महर रखा। वो बहुत खुश थे। अब उनका ख़ानदान मुकम्मल था। तभी अपने आखिरी वक्त से कबल उन्होंने अपना मुद्दा अपने बेटे और बहुओं को बुलाकर बयान किया। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि युशा फाक महर की निस्बत ईशा फुरकान महर से की जाए। एक बार फिर सब ने उनके हुक्म पर रजामंदी ज़ाहिर की और छोटी सी तकरीब का अहतमाम करके इन दोनों की निस्बत तय कर दी। इस वाक़े के तकरीबन 1.5 बरस बाद सुल्तान अली महर अपने खाल के कीकी से जा मिले। अस्सलाम वालेकुम आपा, किधर है इमरान की बाजी? सवाल पर रिजवाना फुरकान महर के साथ उषा ने भी अखबार से निगाह उठाकर रिफ़त आंटी को देखा, जो हर दूसरी हम उम्र खातून को आपा कहकर ही मुखातिब करती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो रिफ़त? रिजवाना फुरकान महर उठकर खड़ी हो गई। आपा इसे जल्दी बुलाएं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो उसका सवाल नज़रअंदाज करके बोली। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ। रिजवाना फुरकान महर बोली। बैठ मेरा बेटा। रिफ़त आपी ने इमरान को भी अपने साथ सोफे पर बिठा लिया, जिसका चेहरा खूब सूजा हुआ था। ईशा का ध्यान अभी भी अखबार पर कम उन दोनों माँ बेटों की आमद पर जाता था। जब रिजवाना महर ईशा के हमरा दोबारा लाउंज में दाखिल हुई, रिफ़त आंटी उठ खड़ी हुई। क्या बात है? ईशा ने बिना दुआ सलाम के सवाल दागा, जबकि ईशा ने तासुब से सर हिलाया। बात क्या होनी है? देखो ज़रा मेरे बेटे मुन्ने का मुंह। उन्होंने इमरान को पकड़ के आगे किया तो ईशा ने गौर से देखा। उसे उसकी टीचर ने मारा है। उसने इंग्लिश के टेस्ट में 50 में से 3.5 नंबर लिए हैं। तो इसकी टीचर ने बहुत अच्छा किया, बल्कि इसे तो 2 थप्पड़ मेरी तरफ से भी लगाने चाहिए थे। ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हद होती है ढीठपन की मोहतरमा। ईशा फाक महर, वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। अच्छा तो ये बात है। रिफ़त आंटी ने लड़ाका ख़वातीन की तरह एक हाथ कमर पर और दूसरा फिजा में लहराया। टीचर ने जो किया सो किया। तुम बताओ, तुमने क्या किया? उसे ट्यूशन में तुम क्या काम करवाती हो? इसकी टीचर ने शिकायत की है कि उसे एक भी टेस्ट ढंग से याद नहीं होता। बताओ मुझे क्या वजह है? वजह मुझसे पूछने की बजाय अपने इस ठड़की से पूछिए। सारा वक्त ये ट्यूशन में पढ़ाई के बजाय मासूम लड़कियों को देखने में ज़ाया करता है। इसमें भला मेरा क्या कसूर? यूशा की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। खबरदार जो मेरे बेटे को ठड़की बोला तो। उसने बताया है मुझे कि ट्यूशन की बच्चियाँ उसे ठड़की के नाम से छेड़ती हैं। बजाय इन सबको झिड़कने के तुम भी उसका साथ देती हो। कैसी बाजी हो तुम इससे क्या तमीज़ सिखाओगी? पहले तो खुद तुम किसी से बात करने की तमीज़ सीख लो। मैंने बहुत लिहाज किया आपका और आपके लाडले सबूत का। अगर आपका मंजूर नहीं है तो शौक से ले जाइए अपने सबूत को जहाँ चाहे। ट्यूशन में बिठाएं, मेरी जान छोड़ें, बख्शे। उसकी अना जाग उठी थी। अरे चली जाती हूँ, पहले मेरी इस महीने की एडवांस फीस तो वापस करो। वो जम के खड़ी थी। अच्छा रुकिए। वो दंदाती हुई युषा के सर पर जा पहुंची। युषा, 1,000 रुपये होंगे अब तुम्हारे पास? वो रुक कर उसे देखने लगा। जल्दी दो, अगर कुछ देर और ये औरत मेरे सर पे खड़ी रही तो कुछ कर डालूंगी। वो मुसलसल हथेली उसके सामने फैलाई खड़ी थी। सूरत हाल ऐसी थी कि वो उसे ना नहीं कर सकता था और ना ही खुल के फीस के पैसे उड़ा देने का सबब पूछ सकता था। क्या सोच रहे हो? दो भी। ईशा ने साइड पॉकेट से वॉलेट निकाला। ईशा ने उसके हाथ से उचक लिया। काफ़ी नकदी छुपा रखी है तुमने, लगता है आज ही किसी क्लाइंट ने दी है। उसने एक की बजाय 2,000 निकाल लिए और वॉलेट उसकी गोद में फेंक कर आगे बढ़ गई। युषा का दिल शिद्दत से चाह उसे खींच कर एक तमाचा रसीद करे, मगर सूरत हाल के पेश नज़र चुप बैठा रहा। जब ईशा ने फीस का 1,000 रुपया लेकर रिफ़त आंटी उसके उसके पास आई। युषा, बेटा मुझे पता है तुम एक मरूफ तरीन वकील हो, तुम्हें तो फारिग वक्त मिलता ही कहाँ होगा, मगर कुछ वक्त निकाल कर तुम मेरे बेटे इमरान को पेपर की तैयारी करा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस माँ की दुआएं तुम्हारे बहुत काम आएंगी। ईशा ने एक नज़र ईशा को देखा, जो तीखी नज़र उस पर रखे हुई थी। ठीक है आंटी, मगर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, मगर आपसे वादा है कम वक्त में ज़्यादा अच्छे नताइज मिलेंगे आपको। ईशा खा जाने वाली नज़रों से उसको घूर रही थी जब वो रिफ़त आंटी से बतौर एडवांस फीस मिलने वाला 1,000 का नोट उसके सामने लहरा कर वहाँ इमरान अंदर चला गया। यानी हद होती है। ये निचले दर्जे का वकील अपनी 3rd क्लास वकालत की बदौलत अब इसके स्टूडेंट छीन लेगा। इमरान भले किसी भी ट्यूशन में जाता, मगर युषा के पास उसका पढ़ना उसे किसी तौर गवारा ना था। रोज़ शाम 4 से 5 युषा लॉन में उसे पढ़ाता, खुद एक्सरसाइज करता रहता, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेता। इमरान बड़ी ताबेदारी से अपना काम करता रहता। यानी इतनी बड़ी हार। तभी एक शाम वो ज़रा दिल लिए रिफ़त आंटी के पास जा पहुँची। इलैक सिलैक के बाद फ़ौरन बड़ा सा सर उनके सीने से गोया घुसेड़ ही डाला। सालों की तरह आंसू गालों को भिगो रहे थे। रिफ़त आंटी हैरानी से उसे अपने सीने से लगा देख रही थी। क्या बात है बेटा, क्यों इतना रो रही हो? आंटी मैंने बताओ, मेरे साथ मेरे अपने घर में क्या सलूक हो रहा है? मेरे खूनी रिश्ते ही मेरे साथ गैरों जैसा सलूक कर रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा प्रखार तो युषा महर खाता है मुझसे, आपको पता है ना। सब घर वाले मुझे युषा के साथ बयाने पर बज़िद हैं, पर वो मुझे कतई पसंद नहीं करता। बात बेबास
सौतनों वाले ताने देता है। इस पे मुस्ताद मुझे अपनी ज़ख़ीर तो ग़ुलाम समझता है। कभी उसका काम, कभी इस काम का ऑर्डर तो कभी उसका, और सब घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आप ही बताएँ, ऐसे हालात में मैं कैसे बच्चों पर तवज्जो दे पाती? मैं इन दिनों शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार थी, तभी इमरान पर तवज्जो ना दे पाई। मगर आपसे वादा है आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज़ मुझे अपने स्टूडेंट वापस कर दीजिए, और युसरा से फ़ीस का 1000 भी मुझे लेकर लौटा दें। रिफ़त आंटी 3 जवान बेटियों की माँ थी, तभी ईशा की तरकीब काम कर गई। वो जी भर के आप दीदा इनो तू परेशान ना हो मेरी बच्ची, इमरान आज से ही तेरे पास ही ट्यूशन के लिए आएगा। और क्या तू वाक़ई ईशा से शादी नहीं करना चाहती? अगली बात उन्होंने राज़दारी से उसके कान में की थी। जी आंटी। उसने भी उनके कान में घुसकर जवाब दिया। फिर तो बिल्कुल परेशान ना, मेरी ये खालाजाद एक है, बड़ी नेक खातून है। उसने दुखी इंसानियत की भलाई की खातिर अपने इल्म का इस्तेमाल शुरू कर रखा है। एक बार उससे मिल ले, वो यकीनन तेरा मसला हल कर देगी। उसके तवीज़ बड़े कारगर होते हैं। अरे मैंने तो खुद उसके तवीज़ से तेरे अंकल इमरान के अब्बू को और उनकी माँ बहनों के चंगल से आज़ाद करवाया है। यकीनन वो तेरे मसले का भी हल सोच लेंगी। यूँ बोल मंज़ूर है तुझे? ऐशा तो पहले तो बेयकीनी से उनका चेहरा देखती रही, फिर बेतहाशा खुशी से मंज़ूर है बोल दिया। कालो अम्मा महज़ नाम की कालो अम्मा ना थी, वो सरतपा अपने नाम की जीती जागती मिसाल थी। पहले-पहले उनको देखकर ईशा का जी खूब घबराया, फिर जी अकड़ के उसने अपनी दर्द भरी दास्तान सुना ही डाली। आज तो वो सब घर वालों से रिफ़त आंटी की बड़ी बेटी के हमरा शॉपिंग करने का कहकर निकली थी। रिफ़त आंटी भी साथ थी। कालो अम्मा ने उसकी हथेली का बगौर जांचा, फिर पेशानी और पाँव की लकीर पर नज़रें गाड़ी। उसके बाद एक लंबा चौड़ा जायचा बनाया। तवील हिसाब किताब के बाद कालो अम्मा ने सर ऊपर उठाया। उसकी हूँ भी तवील तर थी। तू बता, तू क्या चाहती है लड़की? एक बार तो ईशा का दिल चाहा कालो अम्मा के हसीन चेहरे के नक्शो निगार बदल कर रख दे। उसका मुद्दा वो अभी तक जान ही ना पाई थी। मैं युषा से शादी नहीं करना चाहती। तू किससे करना चाहती है? अगला सवाल। किसी से भी नहीं। मतलब तू किसी और को पसंद नहीं करती? जी नहीं। वो फट से बोली। तो फिर इस लड़के में क्या बुराई है? अच्छा खासा बासलाई है, तो मुस्तकिल मिजाज लड़का है। कालो अम्मा सार कर रही थी। आपको ये कैसे पता? ईशा की आंखें फट गई। हमारे पास मौक्कल है लड़की, ऐसी इत्तलात वो ही हमें पहुंचाते हैं। ईशा वाकई मुतासिर हो गई थी। वो सब अपनी जगह, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तेरे हाथ की लकीरों में दर्ज है। तेरी शादी एक ऐसे आदमी से होगी जिसके पैर पर स्याह तिल है। पैर पर स्याह तिल? ये क्या बात हुई? उसने भुएं उचकाई। लड़की बीच में मत बात उचको। उन्होंने तनबीह की। सॉरी कालो अम्मा, मैं अब तुम्हें पहली फुर्सत में ये पता करवाना है क्या युश्वा के पैर पर स्याह तिल मौजूद है? तुमने कभी देखा? छी, मुझे भला क्या ज़रूरत है उसके पैर देखने की? वो कराहत से बोली। तो अब तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। पहली फुर्सत में पता करके बताओ, बाकी बात उसके बाद बताऊंगी। उन्होंने हाथ उठाकर गोया महफिल बर्खास्त कर दी। ईशा उठ खड़ी हुई तो कालो अम्मा ने रिफ़त आंटी को टोका मारा। बेटा, वो उनका नजराना। ईशा ने बैग खोल कर देखा। पिछली पॉकेट में मायूशा का दिया 1000 का नोट पड़ा था। फ़िल वक्त तो यही है मेरे पास, बाकी बाद में सही। अब मसला बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन वाला था? युषा के मतलब ऐसी मालूमात के लिए उसके करीब रहना ज़रूरी था। उसे किसी तो और गवारा ना था, मगर अब उसके बिना कोई चारा भी ना था। ऊपर से अम्मी और ताई अम्मी उसे हम वक्त मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रखती। कभी किचन में खाना पकाने पर, कभी सिलाई, कभी बर्तनों की धुलाई, कभी ये कभी वो। मगर वो भी डीटती। पहले 15 मिनट के बाद ऐसा काम करती कि वो खुद उसे वहाँ से उठा देती। फिर एक तरकीब उसके जहन में आई। युषा की वापसी शाम 5 बजे होती थी। आते साथ वो लाउंज में पड़े सोफे पर गिरसा गया। अम्मी जान, चची जान टाई की नॉट ढीली करते आवाज़ दी। प्लीज़ एक गिलास पानी। पाँव सामने रखे सेंट्रल टेबल पर रख दिए। जब ईशा महर पानी का गिलास हाथ में लेकर उसके सर पर आ पहुंची थी। ये लीजिए पानी। आवाज़ पर उसने बंद आंखें खोली। हैरानी उसने फटी निगाहों के साथ बगौर सरतबा उसे देखा, गोया उसके होने का यकीन कर रहा हो। ईशा का दिल चाहा पानी का गिलास उसके सर पे उंडेल दे, मगर दिल पे जबर करके मुस्कुराते हुए गिलास उसके हाथ में थमाया। ईशा ने खाली गिलास को उसको वापस लौटाया। तब भी वो वही उसके सर पर खड़ी उसके पाँव को देख रही थी। क्या बात है, क्या देख रही हो? वो किस्माया। आपने जूते पहन रखे हैं? तो उसने मुँह चुकाई। मेज़ पर यूं जूतों समेत पाँव रखना मुनासिब बात नहीं। इन्हें उतार दीजिए प्लीज़। ईशा को 440 वॉट का करंट लगा। ये वही ईशा है? कहीं उसके कान और नज़र का धोखा तो नहीं? कुछ देर खामोशी के बाद ईशा ने अपने
अपने हाथ जूतों की तरह बढ़ाए। तुम जाओ चची जान से कहो मेरे लिए कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स भिजवा दे। जी अच्छा, ईशा कहकर वापस वहीं खड़ी रही। ईशा ने जूते उतार कर मोजे में उसमें रख के जब ईशा की नज़र उसके दाहिने पैर पर पड़ी जहाँ स्याह तिल बड़ा वाज़िया था। हाय मैं मर गई। ज़ुबान से फिसला, फ़ौरन सीने पर हाथ धरा, उसका दिल गोया फटने को था। ईशा ने नज़र उठाकर देखा, वो पलटकर तकरीबन भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई और वो इसके रद्द-ए-अमल पर जी भरकर हैरान हुआ। ऊपर पहुंचकर उसने सबसे पहले कालो अम्मा को फ़ोन मिलाया और अपनी सांसें हमवार करने लगी। कालो अम्मा, ईशा के पैर पर स्याह तिल है, अब बताइए मैं क्या करूँ, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। वो छूटते ही बोलने लगी, धीरज रखो लड़की, अगली बार ज़रूर ज़रूर बताऊंगी, मगर पहले 3,000 लेकर मेरे आस्थाने पर पहुंचो। कालो अम्मा ने फ़ोन काट दिया। 3,000 कहाँ से लाऊं? ट्यूशन की फीस तो कब की उड़ा चुकी है। अम्मी और ताई से खूब पैसे लेके खा चुकी हूँ, और ताया अब्बा ने भी पिछले हफ्ते मेरी बर्थडे पर ढेर सारे गिफ्ट दिए थे। अब क्या करूँ, क्या बहाना करूँ? वो सर पकड़ के बैठ गई। फिर अम्मी और ताई अम्मी से पैसे हथियाने के लिए नीचे आई, जहाँ किचन में युषा उन दोनों के पास खड़ा था। अगले हफ्ते मेरी एक दोस्त की शादी है, सारी फैमिली को बुलाया है, ये लीजिए आप लोग अपने लिए शॉपिंग कर लीजिएगा। उसने बटुए से बड़े बड़े नोट निकाल कर उन दोनों के हाथ में रखे और मौका ताकर पास आके खड़ी हुई। यकीनन वो उसको भी शॉपिंग के लिए पैसे देगा। जब भी वो उसकी तरफ पलटा, हाँ भाई कब लौटा रही हो मेरे पैसे? ईशा को झटका लगा, कौन से पैसे? वही 2,000 जो रिफ़त आंटी के साथ मुझसे निकलवाए थे। ईशा ने उसकी सोच पर अफसोस करते हुए अम्मी और ताई जान को देखा। हाँ भाई ईशा, कब तो लौटाओगी ईशा के पैसे? अम्मी भी आखिर बोल पड़ी, कभी भी नहीं। वो गुस्से से पैर चटकती चली गई। ईशा रिजवाना फुरकान मेहर पर निगाह डालकर मुस्कुराया, तुम देखो ज़रा मैं कैसे तुमसे पैसे निकलवाती हूँ, तुम पिछले हिसाब किताब में ही जुटे रहना। जैसे ही यूशा अपने कमरे में गया, वो उसके पीछे आगे जानती थी अब वो फ्रेश होने जा रहा है। जैसे ही शावर की आवाज़ कानों में पड़ी, वो दरवाज़ा खोल के कमरे में आई। सामने से टेबल पर ही उसका वॉलेट पड़ा था। पूरी तसल्ली से उसने गिनकर 4,000 रुपये निकाल लिए। कालो अम्मा की अगली बात पहली बात से भी ज़्यादा खतरनाक थी। तुम अपने हाथों से जैतून का ये दम किया हुआ तेल 30 दिन तक लगातार ईशा के पाँव के तलवों पर मलना, इस सूरत तुम्हारी उसकी शादी रुक जाएगी। ईशा महर के तो सर पे लगी और तलवों पे जा बुझी। हद होती है बेशर्मी की कालो अम्मा, इससे ज़्यादा घटिया काम ना मिला आपको मुझे देने के लिए। हद अदब गुस्ताख, मालूम नहीं किससे बात कर रही है, तेरी कैंची जैसी चलती जुबान जलाकर खाकस्तर कर दूंगी। वो चुप हो गई। फिर भी कालो अम्मा, ये तो बड़ा गंदा काम है, कोई और हल है तो बताइए, वरना मैं वापस चली जाती हूँ। वो उठने लगी। रुको लड़की, बावली हो क्या? इतनी उतावली मत हो, मैं कुछ और सोचती हूँ। फिर अपने पायदान से एक बासी छालियाँ निकालती कुछ देर जुबान में मिनमिनाकर फूंक मारकर उसे दे दी। इसे खाने में मिलाकर उसको खिला देना, 10 दिन तक असर ना हुआ तो बात करना। अब जाओ ताईजान, आज सब खाना मैं पकाऊंगी। आपकी तबीयत कल से ख़राब है, आप जाके आराम करें, मैं कर लूँगी। वो बड़ी फरमाबरदार लग रही थी। नहीं बेटा, तुम अकेले कैसे कर लोगी? नहीं ताईजान, मैं कर लूँगी, आप फ़िक्र मत करें। जहाँ मसला हुआ आपसे पूछ लूँगी। यूँ भी अब ईशा की पसंद के खाने मुझे पकाने आने चाहिए ना। एक सालिया के लिए इतना अज़ाब, वो मुँह में बड़बड़ाई। वो तो शुक्र था ताई अम्मी और अम्मी जान और ताई अम्मी ने उसे किसी हद तक खाना पकाना सिखा दिया था। सब खाना पकाने के बाद उसने बतौर ख़ास ईशा के लिए बनाएगी फिरनी में वो सफूफ मिलाया। शानदार खाना पकाया था। सबने तारीफ़ें की। यूशा हर नवाले पर निगाह उठाकर उसे देख रहा था। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये खाना ईशा ने पकाया है। यूशा फिरनी लौन अब उसे वो बार बार ऑफर कर रही थी। बिलाखिर उसने एक प्लेट में फिरनी डाल ली। ईशा उचक कर उसकी प्लेट देख रही थी, जिसने इत्मीनान से फिरनी ख़त्म की और उठ खड़ा हुआ। ईशा बर्तन उठाने के बहाने उसके पास आई और थोड़ा उसकी तरफ झुका, गालिबन तारीफ़ करने लगा। सुनो, मेरे पैसे कब लौटा रही हो? वो शशतर रह गई। कौन से पैसे? वो डर गई। वही 2,000 रुपये। कभी भी नहीं। वो पैर चटक के बर्तन उठाने लगी। अगले 10 दिन में यूशा पर मनफी असरात हुआ या नहीं, घर का माहौल बड़ा खुशगवार हो गया। उसके खाने की सबने तारीफ़ें की। अब्बू जी और ताया अब्बू ने इनाम भी दिया, और ताई अम्मी ने उसकी ड्यूटी मुस्तकिल किचन में लगा दी। फिर कालो अम्मा ने एक तावीज़ उसके स्याह ओवरकोट में डालने के लिए दिया। जब वो ये कोट पहन के वकालत करेगा, उस पर तवीज़ असर करेगा। तभी शाम वो उसके कमरे में घुस आई और लॉन में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी जानबूझकर उसने वार्डरोब से उसका स्याह कोट निकाला और उसकी पॉकेट में वो तवीज़ डाल दिया। अभी कोट वापस रखने ही लगी थी, वो आ गया। उसके हाथ से में वो कोट देख कर चौंका। क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो हकलाई। कुछ तो कर रही है। वो आगे बढ़ा। नहीं कुछ भी नहीं। वो उसके करीब आने पर थोड़ा पीछे खिसकी। जब वो सर पर खड़ा हो गया, वो अम्मी जान ने आपके कोट धोने को कहा, तभी लेने आई हूँ। उसने बहाना सूझ ही लिया। इसको तो मैं ड्राई क्लीन करवाता हूँ। वो कुछ सोच कर बोला, चलो चची जान ने कहा होगा तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। ऐसे नहीं, इसे नहीं धो पाओगी इसे। अभी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, आओ। वो आगे बढ़ गया।
नाचार वो कोट उठा के उसके पीछे चल पड़ी। अब झूठ को किसी किनारे तो लगाना था। फिर उसके मशवरे पे कोट रगड़-रगड़ के ईशा की उँगलियाँ तक ज़ख्मी हो गई, मगर वो मुतमईन ना हुआ। तावीज़ भी बीच में कहीं ज़ाया हो गया। ईशा का दिल चाहा धाड़े मार-मार कर रोने। खुदा-खुदा करके कोट का काम मुकम्मल हुआ तो वो झाड़ कर उसे तार पर फैलाने लगी। जब अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, पलट के देखा तो यूशा बड़ी गहरी नज़रों से उसके सरापे का जायज़ा ले रहा था। "स्याह रंग बहुत खूबसूरत लगता है तुम पर।" उसने चौंक कर अपने लिबास को देखा। इस वक्त उसने स्याह कामदार फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा जेब तन कर रखा था, और यूशा के ये अल्फाज, हाय अल्लाह! उसने फ़ौरन दिल पर हाथ रखा, साथ ही ज़ुबान से फिसला। यूशा की हंसी बेहद साख्ता थी। वो पलट कर अंदर भागी। "सुनो, मेरे पैसे कब लौटा रही हो?" लाउंज में दाखिल होते ही यूशा के ये अल्फाज उसकी समात में टपके। सारी हदें पार हो गई। "कालू अम्मा, वो तो मेरी तारीफ़ कर रहा है, कुछ मुझसे नफ़रत। मैंने तो आपसे कहा था मुझे इस शख्स से शादी नहीं करनी, मुझे अरेंज मैरिज करनी ही नहीं, और मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। मेरे पूरे ख़ानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की, लेकिन मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं ये एडवेंचर करूँ जैसे मेरी सहेली ने किया। वो कितनी खुश है अपने शौहर के साथ, कितने नाज़ नख़रे उठवाता है, और यूँ यहाँ अरेंज मैरिज में मेरी सारी ज़िंदगी इस शख्स के नाज़ नख़रे उठवाते गुज़र जाएगी। जैसे मेरी माँ और नानी अम्मी ने जी हुज़ूरी की, वैसे मैं नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ कालो अम्मा, कुछ करें, मेरा टेंशन से बुरा हाल है। देखो लड़की, तेरी लव मैरिज कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्या कमी है मुझ में, बेवकूफ़? कमी तुझ में नहीं, तेरी अक्ल में है। लव मैरिज के लिए किसी से मोहब्बत करना भी तो ज़रूरी होता है ना, जो तुझे किसी भी शख्स से नहीं है। ऐसे में तू क्या मोहब्बत की शादी रचाएगी? इसके लिए तो किसी महबूब का होना भी तो अशद ज़रूरी है ना, जिसके लिए तू तू सारे समाज से लड़कर उसे हासिल करे। वाक़ई कालो अम्मा की बात में दम था, मगर ये यूशा नामी बला से जान छूटे तो मोहब्बत की कोई नई दास्तान परवान चढ़े। वो सब ठीक है, मगर पहले आप इस यूशा नामी बला से मेरी जान छुड़वाएँ प्लीज़। वो इल्तिजा करने लगी। ठीक है, मेरे पैसे लाई हो, ये लीजिए 2000। उसने बैग से पैसे निकाल कर कालो अम्मा के हवाले किए। आज फिर मौका ताक कर उसने यूशा के वॉलेट पर हाथ साफ़ किया था। अब तो वो काम ज़िद के तौर पर मुस्तकिल करने लगी थी। अजीब वकील था वो। ये शख्स आज तक इसे अपनी कम गुम हुई रकम का अंदाज़ा ही ना हो पाता था। अच्छा ये बताओ यूशा, कमरे में ज़्यादा तादाद में कौन-सी अशिया हैं? सिर्फ़ किताबें ही किताबें हैं कालो अम्मा। वो जी भर के बदमज़ा हुई। अच्छी बात है। तुम इस किताबों की अलमारी की किताब नंबर 24 के सफ़ा नंबर 24 पर सत्तर नंबर 24 के लफ्ज़ नंबर 24 का पहला हरफ लिख कर लाओ, तब अगला अमल बताऊँगी। यह कब आओ तो अम्मा, ये कैसे मुमकिन है? फिर आप हर्फ़ नंबर नंबर 4 का क्या करेंगी? ज़्यादा ज़्यादा सवाल मत पूछो, जो कहा है वो करो। बिलाख़िर जी अकड़ा कर उसने ये काम भी कर लिया। वो भी इस काम में मसरूफ़ थी कि शाम पहुँचा, वो भी ऑफ़िस से आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़्यादा हैरानी उसे अपनी किताबों के पास खड़ा देख कर हुई। जब उसने उसके हाथ में पकड़ी किताब उसके सामने कर दी। "मैं ये किताब लेने आई थी, फ़ारिग बैठी तो सोचा पढ़ लूँ।" यूशा ने उसके हाथ से किताब ले ली, मानो कुदसिया की राजागिर। वो भी यकीनी की कैफ़ियत में उसके चेहरे को देख लगा, जैसे यकीन ना आया, फिर हौले से मुस्कुराया। ये किताब उसके हाथ में थमा दी। वो आगे बढ़ी। "सुनो।" आवाज़ पर रुक गई वो। "मेरे पैसे कब तक लौटाने का इरादा है?" लो जी, इस निकम्मे की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। अगर अगर जो इस शख्स को पता चल जाए कि उसके इन 2000 के अलावा मैं कितनी मज़ीद रकम उससे ऐंठ चुकी हूँ, तो यकीनन इस वक़्त उसकी बैंड बजा चुका होता। जैसे मैं भी कितनी सियानी हूँ ना। अपनी चाबुक-दस्ती पर मुस्कुरा दी। यूशा बग़ौर उसके चेहरे को देख रहा था, न जाने उसकी मुस्कुराहट इस वक़्त यूशा को इतनी भली क्यों लग रही थी। हर्फ़ नंबर 4 ते था। ते यानी तेल, यानी तेरा ये मसला ज़ैतून के तेल की मालिश के बगैर हल नहीं होने वाला। कालू अम्मा दूर की कड़ी लाई थी। ईशा सर पकड़ के बैठ गई। "मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल काम है। और फिर मैं क्या कहकर उनके पैर पैर के तलवों पर ज़ैतून के तेल की मालिश करूँगी? पहले पहल तो सब मेरी ज़हनी हालत पर शुबा करेंगे, और फिर वो साहब बहादुर भी तो नहीं मानेगा, और बिलग़र्ज़ अगर मान भी जाए तो ये कितना घटिया काम है। सब मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। मुझे बैठे-बिठाए क्या सूझी जो इस फ़ुज़ूल इंसान की बांदियों जैसी चाकरी शुरू कर दी। इतना तो मत गिराएँ मुझे मेरे मकाम से। इस पे मुस्तज़ा 30 दिन तक लगातार ये अमल नहीं हो सकता। कालो अम्मा, प्लीज़ कुछ और सोचिए ना। देखो लड़की, हमने सब सब सोच के लिया और करके देख लिया। नतीजा यानी तुम्हारे सामने। अगर तुमने ये काम नहीं करना चाहती तो मत करो। खामोशी से उसके नाम की मेहंदी हाथों में रचा लो, और अगर मंज़ूर नहीं तो मेरी बात पर अमल करो। देखो लड़की, उसके पैर पर तेरे नाम का स्याह तिल, इस तिल के असर की काट पैर के तलवों पर ये दमशुदा तेल मलकर ही हो सकती है। आगे जो तुम्हारी मर्ज़ी। ईशा का दिल रोने को चाह रहा था। सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का था कि इसका नाम इस इडियट शख्स के पैर के दिल में दर्ज है, वो अपनी तकदीर पर जितना भी रोती कम था।
मगर फिर मैं क्या करूँ, कैसे 30 दिन उनके पैरों की मालिश करूँ? आप ही कुछ बता दें। आसान सी बात है, रोज़ बाद नमाज़े इशा ज़ैतून के तेल की मालिश पहले अपने सर में करो, फिर गूँथ कर बालों की चोटी बनाओ। इसके बाद जब वो लड़का सो जाए तो धीरे से उसके उसके पैरों पर तेल की मालिश करो। 30 दिन लगातार ये अमल करो, फिर असर देखना। पर कालो अम्मा, मेरे बाल तो बहुत छोटे हैं, इनकी चुटिया कैसे बनेगी? उसकी परेशानी हद से सवाती। घर पहुँचकर ईशा ने अपने दिल को कड़े इम्तिहान के लिए तैयार किया। अब कुछ भी हो जाए, वो इस इक़दाम के लिए जी मज़बूत करना ही होगा। अपनी आइंदा आइंदा की खुशगवार ज़िंदगी के लिए कुछ भी करना पड़े, उसे आज रात इस अमल का आगाज़ करना ही पड़ेगा। रात के खाने के बाद सब टीवी लाउंज में बैठ गए, जबकि वो अपने कमरे में आकर सर की मालिश करके चुटिया गूँथने लगी। रफ्ता-रफ्ता टीवी लाउंज से सबके आने की आवाज़ें बंद हो गईं, यानी सब सोने के लिए अपने कमरों में जा चुके थे। कुछ देर मज़ीद इंतज़ार के बाद उसे युषा के सो जाने का यकीन हुआ, तो धीरे से उसके कमरे में आ गई। दरवाज़े पर हल्का-सा दबाव डाला, मगर वो लॉक था। ओह गॉड! वो परेशान हो गई। वो ये तो वो भूल ही गई कि वो शख़्स दरवाज़ा लॉक करके सोता था। अब क्या किया जाए, वो सोचती रही। फिर उसे याद आया, युषा के कमरे की एक खिड़की लॉन की पिछली तरफ खुलती है, उससे अंदर जाया जा सकता है। तभी वो धीमे कदमों से चलती लॉन की पिछली तरफ आई। युषा का कमरा खासी ऊंचाई पर था। आसपास निगाह दौड़ाने पर उसे एक बड़ा स्टूल दिखाई दिया। फौरन सामने रखकर उसके ऊपर प्लास्टिक की कुर्सी रखी। कुछ पेसोपुश के बाद वो उस पर चढ़ने में कामयाब हो गई, मगर जो ही वो दूसरा कदम खिड़की में रखा, एक झटके के साथ प्लास्टिक की कुर्सी नीचे गिरी। स्टूल तो यूं भी पोसीधा था, एक चरचराहट के साथ ज़मीन बोस हो गया। या खुदा, अब मैं क्या करूँ? ये किस अफ़तार में फँस गई मैं। वापसी का रास्ता जो बंद हो चुका था। उसकी हालत ऐसी हो रही थी गोया ना निगलने निगलने बने या उगलने। उसने युषा महर से जान छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा था। नाचार वो खिड़की से नीचे उतर आई। कमरे में नीम तारीकी थी, उस एसी ऑन था। युषा महर कंबल ताने गहरी नींद में था। वो धीरे से आगे बढ़ आई। जो भी था, आज का काम तो उसे करके ही जाना था। कुछ देर रुक कर कमरे का जायज़ा लेने के बाद वो उसके पाँव की सिमत चली आई। धीरे से कंबल हटा के तेल की डिब्बियाँ खोली और फिर उन बड़े नरम हाथों से अपने दाहिने पैर के तलवे पर तेल की मालिश करने लगे। अब इस अमल को 2 मिनट भी ना हुए गुजरे होंगे, जो ईशा महर दबक कर उठ बैठा। साथ ही कमरे की लाइट ऑन की। ईशा महर घबरा कर पीछे हटी। ईशा को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर उसकी सारी जान गोया हलक में उतर गई थी। ईशा की शोले उगलती निगाहों का सामना करते ही उसका वजूद कँपकँपाने लगा। ये अचानक इसे क्या हो गया था? उसकी तो ईशा को कतई उम्मीद ना थी, जबकि दूसरी तरफ ईशा महर के तासुरात सख्त पेचीदे हो गए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? आवाज़ इतनी रौबदार थी कि वो जी जान से काँप उठी। फ़ौरन बिस्तर से नीचे उतर आया। एक नज़र लॉक दरवाज़े को देखा, फिर दूसरी नज़र खुली खिड़की की पर पड़ी। उसे शदीद तअस्सुफ़ ने आगे रचा, ये लड़की अपनी भैंस-नुमा अक्ल के हाथों इस हद तक जा सकती है। वो दिल ही दिल में तिलमिला कर रह गया। क्यों आई हो तुम यहाँ? कौन है से मकसद के तहत तुम्हारी इस वक्त यहाँ आमद हुई है? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? युषा ने उसकी कलाई इतनी ज़ोर से दबा रखी थी कि वो बाकायदा रोने लगी। पागल हो तुम? क्या शर्म नहीं आती ऐसी उटपटांग हरकतें करते हुए? जानती ही हो अगर इस वक्त सब घर वाले तुम्हें मेरे कमरे में देख लें तो क्या सोचेंगे? मुझे छोड़ो, अपने बारे में सोचो। क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी अपने वालिदैन की नज़र में? और फिर मुझे तो तुम मुफ्त में मरवाने पर तुली हो। खुद तो बेवकूफ़ हो ही, मुझे भी साबित कर छोड़ोगी। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। वो बेतहाशा गुस्से में था। आवाज़ इतनी करख्त और ऊँची थी कि ईशा की हिचकियाँ बन गईं। जी तो चाहता है कि खींच कर एक थप्पड़ तुम्हारे मुँह पर रसीद कर दूँ। उसने हाथ फ़िज़ा में लहराया। ईशा के हलक से फ़ौरन चीख बरामद हुई और साथ ही अपना चेहरा बचाव की खातिर घुमाया। यूशा ने अपना हाथ पहलू में गिरा लिया। बहुत कम फ़हम हो तुम, बिल्कुल अक्ल से पैदल। समझ नहीं आ रही तुम्हारा क्या इलाज किया जाए? वो उसकी कलाई छोड़कर सोफ़े पर बैठ गया। प्लीज़ उषा, मुझे गलत मत समझो, मैं किसी गलत इरादे से तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी। वो फ़ौरन उसके कदमों में बैठ गई। शट अप! आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलना। मैं इस वक्त तुम्हारी आवाज़ सुनने का भी रवादार नहीं। उठो मेरे कदमों से, उठो। ऊपर बैठ। उसने एक झटके से उसे ऊपर उठाया तो पास पड़े साइड टेबल पर मौजूद लैंप झटका लगने से ज़मीन बोस हो गया। इस बड़े से लैंप के गिरने की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि 15 मिनट बाद ही यूशा के कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। यूशा, बेटा दरवाज़ा खोलो। आफाक अली महर की आवाज़ थी। क्या हुआ है बेटा? दरवाज़ा खोलो। अम्मी और चच्ची भी गालिबन उनके साथ थी। ईशा की हालत तो ऐसी हो गई थी कि गोया काटो तो बदन में खून नहीं। उसने घबरा कर यूशा को देखा। मुबादा वो दरवाज़ा खोल के सब घर वालों की उसकी असलियत ना बता दे। यूशा दरवाजे की सिमत बढ़ा और आगे बढ़कर उसने यूशा दरवाजे की तरफ बढ़ा कि वो आगे बढ़कर उसके सीने से लगी। प्लीज़ यूशा, मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, बहुत हर्ट करती हूँ। प्लीज़, तुमसे बदतमीज़ी भी से बात करती हूँ, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके फ़राक सीने में सर छुपाए हज़ारों की तार रो रही थी। उसके इस कर्ब ने ईशा को कि अपने दिल की अजीब हालत कर दी थी। जब भी आशिकी से खुद से अलग किया, बाहर सब लोगों की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। अब्बू जान, मैं खैरियत से हूँ। चाचू जी, परेशानी की कोई बात नहीं। बिल्ली घुस गई थी कमरे में, अब भाग गई है।
अब सब लोग प्लीज़ जाकर आराम करें। तभी वो सब मुतमईन होकर वापस चलती है। ईशा ने बेयकीनी से यूशा को देखा। आज से पहले ये यूशा महर उसे जितना इतना हसीन कभी भी ना लगा था। बड़ी-बड़ी कुशादा ज़हीन आँखें, फ़राख पेशानी, भरपूर लबो लहजा, मज़बूत कसरती वजूद। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो उसके इतने करीब खड़ी है कि दिल की लय बदली तो ईशा से घबरा कर नज़रें चुराती उससे दूर हट गई। ये कैसा एहसास था जिसने जिसने उसके दिल को जकड़ा था। आज से पहले तो ऐसा कभी ना हुआ था। आई एम सॉरी, यूं ही ईशा के मुंह से फिसल गया। अब क्या तुम मुझे सारी बात बताना पसंद करोगी जो तुम्हें इस वक्त यहाँ लाने का सबब बनी। वो बेड पर पैर लटका कर बैठ गया। ईशा ने नज़रें झुकाए उसे कालो अम्मा वाला सारा वाक़या अव्वल था आखिर सुना डाला। जैसे ही उसकी बात ख़त्म हुई ईशा बेतहाशा हंसने लगा, यहाँ तक कि उसकी आंखों से पानी आने लगा। ईशा महर बगौर उसकी जानदार मुस्कुराहट देख रही थी। आज से पहले उसे ईशा की यह खूबसूरती क्यों दिखाई ना दी। ईशा खामोश हुआ तो निगाहें उस पर गई जो साक़ित और जामिद उसे देख रही थी। आई एम सॉरी यार, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था ये, पर तुम सच में पागल हो। अगर बात सिर्फ इतनी सी थी तो तुम मुझे बता देती। अब मैं ज़बरदस्ती तुमसे शादी करने से रहा, और कुछ ना सही कम से कम ये तेल की मालिश वाले मामले में तो तुम्हारी मदद कर देता। क्या कहा तुमने? मेरे दाहिने पैर पर जो तिल है उसमें तुम्हारा नाम दर्ज है? क्या बकवास है ये? वो फिर हंस रहा था। ये लो। उसने फ़ौरन अपने दोनों पैर बेड के ऊपर कर दिए। मालिश करो मेरे पैरों के तलवों की। वो मुसलसल हंस रहा था, मगर सिर्फ तलवों की क्यों? अगर सर की मालिश भी कर दो तो क्या ही बात है। चलो चलो जल्दी शुरू हो जाओ। ईशा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो अभी भी इसकी तौहीन कर रहा था, मगर अब न जाने क्या हुआ था। वो एकदम वो एक दमशुदा तेल की मालिश उसके पैरों पर नहीं करना चाहती थी, कभी भी नहीं। जब भी उसने पुरज़ोर इसरार के बावजूद वहाँ से उठकर सामने सोफ़ा कम बेड पर जा बैठी। अच्छा सुनो, मेरे पैसे कब लौटा रही हो? ईशा ने अभी तक उसके पैसे चोरी करने वाली बात उसे नहीं बताई थी। जब भी वो साहब 2000 की बाबत पूछ रहा था, जवाब में वह खामोश रही। जब थोड़ी देर बाद वो उठकर उस तक आया, तब भी खामोशी से उसके तासुरात का जायज़ा लेता रहा। फिर उसके साथ वाले सोफ़े पर बैठ गया। वो दानिस्ता थोड़ा आगे खिसक गई, हालाँकि उससे ख़ासे फ़ासले पर विराजमान था। देखो, मैं जानता हूँ तुम इस वक़्त बहुत अफ़सुर्दा हो, जो और होना भी चाहिए, क्योंकि दरहकीकत तुम एक कम अक्ल लड़की हो। तुम अगर खुद सबको इस रिश्ते के लिए ना नहीं बोल सकती थी, तो मुझे कह देती, मैं सबको राज़ी कर लेता और तुम पर कोई इल्ज़ाम भी ना आता। फिर तुम मज़े से अपनी लव मैरिज का शौक़ पूरा कर लेती। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, चलती दोनों फ़रीक़ के बाहमी समझौते और कमिटमेंट की बुनियाद पर है। ये ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज कामयाब हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर अरेंज मैरिज नाकाम हो। बहरहाल जिन जोड़ों की शादी एक कामयाब तजर्बा होती है, उसमें 80% हाथ उनकी तकदीर का होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा कर देता है, और बकिया हिस्सा उनके एक दूसरे पर एतमाद, इन्हिसार और एहसास का होता है। वो सांस लेने को रुका। वैसे मेरा ज़ाती ख़्याल है कि ख़ालिस मोहब्बत किसी से मज़बूत शरई ताल्लुक़ कायम होने के बाद ही जन्म ले सकती है। जब भी मैं मोहब्बत की शादी से ज़्यादा शादी के बाद मोहब्बत करने को तरजीह देता हूँ। बहर कैफ़ मैं अपने ख़यालात तुम पर लागू नहीं करना चाहता मैं, मगर तुम्हारे केस में एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि मोहब्बत की शादी करने के लिए किसी से मोहब्बत करना ज़रूरी है। जो तुम जैसी सीधी-सादी तबीयत की मालिक लड़की कभी कबल शादी किसी से नहीं कर सकती, समझ गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं सबकी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना बोल दूँगा। अभी इसी वक़्त सब लोग जाग रहे हैं। तुम्हारा इस कमरे से बाहर जाना ख़तरे से खाली नहीं। तो आज रात अगर यहाँ तक आ पहुँची हो तो जी अकड़ा कर यहीं सो जा। मेरी तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र रहना। मैं महज़ तुम्हारा मंगेतर ही नहीं, तायाज़ाद भी हूँ। तुम हमारे घर की बेटी हो और हम सबकी इज़्ज़त हो, लिहाज़ा बेफ़िक्र होकर बेड पर आराम करो। मैं इस सोफ़े पर सो जाऊँगा। वो वार्डरोब से कंबल निकाल कर सोफ़े पर आ बैठा। जब वो आहिस्तगी से उसके बेड पर आ लेटी, थोड़ी देर बाद उसे यूशा के हल्के-हल्के खर्राटों की आवाज़ आने लगी, मगर वो पूरी रात ना सो पाई। सुबह वो सबके बेदार होने से पहले खामोशी से अपने कमरे में चली आई। उसके दिल की हालत अजीब-सी थी। उसने तन्हाई में बैठकर अपने आप को टटोला तो एक ही जवाब मिला, मोहब्बत। कितना अजीब इत्तेफ़ाक था। गई तो थी वो यूशा महर से हमेशा के लिए निजात पाने, मगर खुद उसकी मोहब्बत की कैदी बनकर लौट आई थी। ये एक कैसा इदराक था जो लम्हों में उस पर नाज़िल हुआ था। शादी वो शादी क़ब्ल मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, मगर मोहब्बत के लिए भी तो उसके पास आज तक गुंजाइश ना निकल पाई थी। कल शब जो कैफ़ियत उस पर गुज़री थी, जिस सूरत हाल में उस पर मोहब्बत का इदराक हुआ, वो तल्ख़ ज़रूर था, मगर बावजूद इसके बहुत हसीन था। ठीक है तो कहता है यूशा महर, वो क़ब्ल शादी किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती थी। करती भी कैसे? वो तो बचपन ही से उसके नाम से मंसूब थी। लाशऊर में कहीं दूर वो उसी की मिल्कियत थी, जैसे खुद उसका
जिसे खुद उसका वजदान कबूल करता था, तो वो कैसे किसी और अनजान नामहरम को दिल में बसा सकती थी। वो उसके बारे में वो सब भी जानता था जो वो खुद आज तक अपने मुतल्लिक़ ना जान पाई थी। तो क्यों ना वो उसे चाहे, जाने के काबिल शख्स को चाहे जो वाक़तन उसका अपना था। यूशा मेहर का रवैया उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल था। उसने घर पर उसकी सच्चाई किसी को ना बताई। अलबत्ता शादी से इनकार के लिए मुनासिब वक़्त की तलाश में था, मगर यही वक़्त अब ईशा मेहर उसे देना नहीं चाहती थी। तभी चुपचाप अम्मी जी और ताई अम्मा के कान में अपनी शादी के लिए हामी की बाबत बता आई। फिर देखते ही देखते घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इन्हीं दिनों उसका नतीजा है जिसमें वो कामयाब ठहरी। ज़रा दिलचस्पी के साथ ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उनके टेस्ट भी अच्छे अच्छे वाले नतीजतन इमरान और टर्की की अम्मी भी उससे खुश हो गई थी। दूसरी तरफ ईशा महर कि उसकी इस काया पलट पर हैरान था। आखिर उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर भरी। कई मरतबा वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा, मगर वो उसे देखते ही वहाँ से भागने की करती। उसने यूशा की आंखों में बहुत से सवाल को मचलते देखा था, मगर वो इन सवालों का कोई जवाब ना देना चाहती थी। इसके बाद खुश होने के लिए यही बहुत था कि वो अपनी मोहब्बत से शादी करने जा रही है। भाइयों के रोज़ जब रस्म के बाद वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो अम्मी जी और ताई अम्मा उसके पास आई। अम्मी जी ने प्यार से उसका बोसा लिया। मैं बहसीयत माँ आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि यूशा से बेहतर रफ़ीक़ हयात आपको कोई और नहीं मिल सकता। यूँ भी बेटा, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर बुराई और हर अच्छाई तस्लीम की जाती है। मोहब्बत अपने हमसफ़र की रज़ा में राज़ी होने का नाम है। मुझे देखो, मुझे आपके वालिद हज़ूर फरमान अली मेहर से बेतहाशा मोहब्बत है, जिससे उनसे शादी के बाद मेरे अंदर जन्म लिया है। ये इसी मोहब्बत का नतीजा है। आज मैं इनकी हर ख्वाहिश को अवलियत देती हूँ और उनसे वाबस्ता हर रिश्ते का एहतराम मैं सिर्फ़ उनकी मोहब्बत में करती हूँ। उनकी खिदमत में जुटे रहना में मुझे इतना सुरूर है कि अल्फाज में बयान मुश्किल है। 100 बातों की एक बात, मोहब्बत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं जो खूबसूरत और पायदार है। मुझे यकीन है कि शादी के बाद मेरी बेटी भी अपने शरीक हया से ऐसी मोहब्बत करेगी जो मैंने तुम्हारे वालिद मोहतरम से की है। वो दोनों इसे अकेला छोड़कर चली गई। लो जी, वो ये समझती थी कि उसके वालिदा और ताई महज़ अपने शौहरों की ग़ुलाम है और बेवजह उनकी जी हज़ूरी करती हैं। वो उनकी मोहब्बत का ख़ुमासा है जो शादी के बाद परवान चढ़ी। ठीक ही कहता है यूशा। शादी मोहब्बत की हो या अरेंज मैरिज, कामयाबी अपनी तकदीर की बिना पर होती है। फिर इशफ़ाक़ अली मेहर का निकाह इशफ़ाक़ अली मेहर से कर दिया गया। शादी के तमाम ही तकरीबात शानदार थी। बिलाखिर इशा मेहर और उसी जोड़े में सज धर के यूशा मेहर के नाम की सजाई गई स्टेज पे बरजमान हुई। इंतज़ार की घड़ियां भी इतनी तवील ना हो पाई थी। जब दरवाज़ा हल्की चिड़चिड़ाहट से खुल गया, यूशा मेहर अंदर दाखिल हुआ। वाइट और मैरून कंट्रास्ट की शेरवानी में उसका मुतनासिब सरापा बहुत जच रहा था। ईशा महर ने सर उठाकर उसको देखा, मगर बेसुध बड़ा सा घूंघट निगाहों के सामने था। जब ईशा महर ने बेड पर उसके सामने बैठते हुए घूंघट उठाकर उसकी मुश्किल आसान कर दी। डार्क रेड शरारे में इस हमरंग ज्वेलरी और नफासत से गए मेकअप में वो दिलकशी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही थी। यूशा दम बखुद उसे देखने लगा। दूसरी तरफ यूशा पर पहली नज़र पड़ते ही उसे शर्मो हिजाब ने घेर लिया। जब भी सुर्ख चेहरा लिए निगाहें झुका गई, यूशा ने हंकारा भरकर बोला, क्या मैं इस अचानक काया पलट की वजह जान सकता हूँ? अंदाज दो मैनी, जबकि ईशा के लिए सवाल इतना गैर मुतवक्का नहीं था। बिल्कुल, आपको ये जानने का मुकम्मल इख्तियार है। उसने सर हिलाया। तो फिर गोशगुजार कीजिए। वो वजह जिसके कारण आपने शादी के लिए हामी भरी, बावजूद मेरे इनकार के, वो खासा संजीदा लग रहा था। वजह आप खुद है यूशा महर। उसने निगाह उठाई। ये आपसे मोहब्बत का अचानक होने वाला इदराक है जिसने मेरी दुनिया तहवाला कर दी, और तभी आज मैं आपकी बीवी की हैसियत से आपके सामने मौजूद हूँ। यूशा बगौर उसका जायज़ा लेता रहा। फिर एक दिलफरेब मुस्कुराहट उसके होंठों को छू गई। ईशा फनखान के मुंह से बरबला इज़हार मोहब्बत उसे लुत्फ दे गया था। जब भी उसने अपना दिल आश्कार करने का फैसला किया। तो ये एक बात भी मेरी तवज्जो से सुन लीजिए मिसेस यूशफ़ाक़ अली मेहर, ये मोहब्बत एक तरफ़ा मोहब्बत कतन नहीं है। जैसे आपको इस जज्बे का अचानक इदराक हुआ, मुझे भी अचानक ही ये जज्बा मग़लूब कर गया। ख़ास तौर पे इन दिनों जब आप सुगड़ापे की तमाम हदें अबूर कर रही थी। ईशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। भला हो आपकी इस कालू अम्मा का, जिनके तावीज़ात बर वक़्त काम आए, और उनके तावीज़ात मुझको आपसे बदज़न क्या करते, इसके अमल से तो मेरे दिल में आपके लिए ख़ुसूसी जगह बना गए। मैं आपको कुछ ख़ास नापसंद भी ना करता था, तभी मैं जब आपको ध्यान ना देता था, बगौर आपके ऊपर निगाह रखने लगा। फिर मालूम पड़ा कि आप किसी कालू अम्मा के आस्थाने पर पहुँचती हैं। जब एक दिन अम्मी हुज़ूर
चची जान को वहाँ वहाँ भेज डाला और नतीजा आपके सामने है। आप मुझ पर तवीज़ करवाने गई थी, उन तवीज़ों का असर आप पर होता रहा। वो हँस रहा था जबकि ईशा तो शशदर रह गई। क्या क्या कहा? आपको ये सब पहले से पता था? हाँ, मुझे मालूम था कालू अम्मा नामी किसी फ्रॉडिया पैसे हथियाने वाली औरत के आस्थाने पर जाती हो, मगर ये मालूम ना था कि हर दफ़ा क्या नया मनसूबा पका कर आती हो। ये सब तो इस रात ही मालूम हुआ जब आपने अपनी ज़ुबान से सब भेद आश्कार किया। मतलब ये अब आपकी साजिश थी मुझे अपनी तरफ माइल करने की। वो चीख पड़ी। धीरज धीरज रखिए मादाम, ज़रा तो होश के नाखून लीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा ना था। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि आप कहीं किसी गलत सरगर्मी में मुलविस तो नहीं, मतलब काला सफ़ेद जादू वगैरह। जब भी अम्मी और चची जान को वहाँ भेजा, उन्होंने वापस आकर मुझे सब ठीक कहकर मुतमईन कर दिया। अब इन दोनों ख़वातीन और कालू अम्मा के माबेन क्या बातें हुई, क्या अहद व पैमा हुए, ये मैं नहीं जानता, मगर बाखुदा मुझे ये इल्म नहीं था कि इस आस्थाने पर अब तीनों हस्तियाँ मेरी ज़ात डिस्कस करने जाती हैं। बावजूद इसके अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें मेरी तरफ माइल करने की एक साजिश थी, तो ये अम्मी और चची जान की साजिश हो सकती है, मेरी नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कालू अम्मा के तावीज़ों में इतना असर है कि वो हमें करीब ले आए। ये सब ऊपर वाले की देन है, जिसने हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वसत पैदा की। वगरना कालू अम्मा जैसी धोखेबाज ख़वातीन अहलियत रखती तो सबसे पहले अपना घर बसाती। अब तुम कहो क्या कहना चाहती हो? शरारती निगाहों से इसके फूले चेहरे को देख रहा था। मैं कितनी पहाड़ हूँ ना, मजाल है जो कुछ भी समझ पाऊँ। कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी हाथ उल्लू बन जाती हूँ। सो तो है। ईशा ने सर इस बात में सर हिलाया। ईशा ने नजरें झुका ली। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? उसकी शरारती आवाज़ एक बार फिर ईशा की समाज से टकराई। कुछ नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर अचानक कुछ याद आने पर बोली, मेरा मुंह दिखाई का तोहफा? कौन सा तोहफा? ईशा ने भौहें चुकाई। तो क्या आप मुझे मुंह दिखाई का तोहफा नहीं देंगे? दे दूंगा, मगर पहले तुम मेरे पैसे तो लौटा दो। वो दू बदू बोला। वो हंस दी। आप अभी तक इन 2,000 रुपयों को याद रखे हुए हैं? 2,000? होश में आइए मैडम। कालू अम्मा के चक्कर में मेरे भरे वॉलेट खाली कर करके भी आपने अपनी तमाम जमा की हुई रकम 2,000 ही बनाई है। सच कहती है रिफ़त आंटी, तुम्हारा मैथ वाकई कमज़ोर है। ईशा की आंखें खुल गईं। ये शख्स आज इस पर कौन कौन से राज आश्कार करने वाला था? यानी वो ये भी जानता था? आपको ये सब कैसे पता? कैसे पता? ये कैसा सवाल है? मुझे पता होना होता था ना, तभी अपना भरा वॉलेट यहाँ वहाँ वहाँ फेंक जाता था। सिर्फ तुम्हारी खातिर। हर बार नीयत यही होती थी कि तुम इन पैसों से अपने लिए इसमें मामूल नए डिज़ाइन की सीट खरीदोगी, मगर तुम तो कालू अम्मा का संदूक जैसा पेट भरती रही। मगर ये सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात का था कि मेरी कमाई से तो मुझ पर ही तावीज़ करवाती रही। यानी तभी मैं ऊपर वाले को मुझ पर रहम आ गया और तावीज़ और सारे मामलात मेरे ही हक में बेहतर होते चले गए। ईशा का दिल फ़ौरन पसीज गया। वो कितनी खुश नसीब थी जो इतना अच्छा जीवन साथी उसका नसीब हुआ था। वो यूं ही सायरा के शौहर के किस्से सुनकर दिल जलाती रही। अभी वो इसी उधेड़ बन में थी जब ईशा ने उसकी हथेली पर एक चेक रखा। ये तुम्हारा हक में है मिसेज ईशा फाक अली, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उसने हैरानी से कहा। मैं यकीन हूँ, हस्ब सब कानून जानता हूँ, दुनिया के भी और दीन के भी, इसी बाइस दे रहा हूँ। ईशा के चेहरे पर सुकून उतरा है। शुक्रिया, वाकई बहुत अच्छे हैं। वो मुस्कुरा दी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उधार के 2,000 पेश की कटौती करके दिया है। किसी खुशफहमी में मत है ना। फिर अपनी साइड पॉकेट से एक सुनहरी डबिया बाहर निकाली। है तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा है। उसने उसकी नाजुक हिनाई उंगली में डायमंड रिंग पहना दी। ईशा की आंखों से आंसू झलक पड़े। हाँ बिल्कुल भी नहीं। ईशा ने उसके आंसू अपने पोरों पर चुन लिए। आज जब अपनी अपनी सब अनायतों के बदले वसूली करने का वक्त आया है, तो आप रो देने को है। खबरदार, जो इन बेजा आंसुओं के लिए मेरी शब नफाफ को, ये हसीन लम्हों को बर्बाद किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा रोती आंखों के साथ मुस्कुरा दी और सर ईशा के सीने से टका दिया। अगर वो इतनी और खौफ व हिरास की मारी ना होती तो यकीनन इस हालात से ना गुजरती जिसका उसको सामना करना पड़ा। ज़िंदगी हसीन थी और ईशा के संग मज़ीद हसीन हो जानी थी, इस बात का उसे यकीन था। और इसके साथ ही हमारा आज का नावल ख़त्म हो गया। ये एक शॉर्ट नावल था और थोड़ा कॉमिक। तो मुझे यकीन है कि आपको नावल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।